नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अंकुश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लंग सुख में। लंग सुख बिकॉज एवरी ब्रेथ मैटर्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ में, यानी कि लंबे समय से चलने वाली सांस की बीमारियों में उपलब्ध वैक्सीन्स के बारे में। आज के दौर में जहां सारा विश्व में एक होड़ मची हुई है, मरीज़ों में भी इसकी बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि कब कोरोना वायरस की वैक्सीन आएगी और हम कब ये वैक्सीन लगवा पाएंगे। जहां एक तरफ एक बीमारी के लिए वैक्सीन में इतनी होड़ लगी हुई है, वहीं पर कुछ तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो कि कोरोना वायरस की तरह ही गंभीर रूप ले सकती हैं, फिर भी उनके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, फिर भी उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। तो आज हम जानकारी लेंगे उन्हीं वैक्सीन्स के बारे में, उन्हीं बीमारियों के बारे में। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स यानी कि लंबे समय से चलने वाली सांस की बीमारियां, जैसे साधारण भाषा में एस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ यानी कि स्मोकिंग से होने वाली, स्मोकिंग यानी धूम्रपान से होने वाली बीमारी, या फिर और भी बहुत सारे इसके कारण रह सकते हैं। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ यानी कि फेफड़े सिकुड़ने की बीमारी, पोस्ट टीबी सीक्वले यानी कि टीबी के बाद बनने वाली सांस की बीमारी, और भी विभिन्न तरह की सांस की बीमारियां जो कि लंबे समय से किसी मरीज़ को परेशान कर रही हैं। इनके लिए दो तरह की वैक्सीन्स आती हैं जो कि हर एक मरीज़ को लगवानी चाहिए। जिन वैक्सीन्स की मैं बात कर रहा हूं वो साधारण तौर पे अगर समझा जाए तो एक फ्लू के लिए वैक्सीन होती है और दूसरी निमोनिया से बचाव के लिए वैक्सीन होती है। इनका पूरा शेड्यूल क्या है वो हम आज की वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्लू की वैक्सीन। फ्लू की वैक्सीन होती क्या है? जैसे आप कोरोना वायरस के बारे में आजकल पढ़ रहे हैं, इसी तरह से कोरोना वायरस एक फ्लू वायरस है जो कि और भी तरह के वायरसेस इससे पहले आ चुके हैं और गंभीर तरह की बीमारियां कर सकते हैं। साधारण तौर पे खांसी, जुकाम, बुखार से लेकर के ARDS जैसी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी तक वो कर सकते हैं। स्वाइन फ्लू का नाम अगर आपने सुना हो, बर्ड फ्लू का नाम अगर आपने सुना हो, तो इसी तरह के फ्लू वायरस बहुत सारे हैं जिसके अगेंस्ट में, जिनकी प्रिवेंशन के लिए हमारे पास अच्छी वैक्सीन्स उपलब्ध हैं। इन्फ्लुएंजा को बचाने के लिए जिन वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, एक तरह की वैक्सीन मैं आपको दिखा देता हूं। ये वैक्सीन एक है इन्फ्लुएंजा के लिए। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन दो तरह से आती हैं, ट्राइवेलेंट और टेट्रावेलेंट। हालांकि दोनों ही वैक्सीन बहुत ज़्यादा कारगर हैं, पर टेट्रावेलेंट वैक्सीन, टेट्रा का मतलब है चार तरह के वायरसेस से, चार तरह के वायरस के स्ट्रेन से ये आपको बचाव रखेगी। हर एक साल में एक बार ये वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए इन्हीं मरीज़ों को जिनका हमने जिक्र किया। साल में एक बार ये वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन के स्ट्रेन्स बदलते रहते हैं हर साल। जुलाई के बाद, जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में ही ये नए स्ट्रेन्स आते हैं और इसके बाद ये वैक्सीन लगाना रिकमेंडेड है साल में एक बार। तो ये बात हुई इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की, और ये वैक्सीन लगवाना आपको, आपके मरीज़ को फ्लू वायरसेस से काफ़ी हद तक बचाव देगा। दूसरी तरह की जो वैक्सीन आती हैं वो होती हैं बीमारी निमोनिया से बचाने के लिए। निमोनिया अलग अलग प्रकार के कीटाणुओं से हो सकता है। अक्सर हम बैक्टीरियल निमोनिया सुनते हैं या वायरल निमोनिया होता है। बैक्टीरियल निमोनिया से बचाव के लिए बहुत अच्छी और कारगर वैक्सीन्स उपलब्ध हैं। निमोनिया वाली वैक्सीन का जो शेड्यूल रहता है इन्हीं सब मरीज़ों को, जो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स वाले मरीज़ हैं, जो कि अभी तक हमने जिक्र किया कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हैं, पोस्ट टीबी सीक्वले यानी कि टीबी के बाद होने वाली सांस की बीमारी के अंदर, या फिर अलग अलग तरह की और भी सांस की जो बीमारियां हैं, उसके लिए निमोनिया की वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। एस्थमा वाले पेशेंट में, जिसको सिर्फ एस्थमा है, उसको सिर्फ हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाने की रिकमेंडेशन देते हैं, उसको निमोनिया वाली वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो निमोनिया का जो वैक्सीन है उसका शेड्यूल कैसा होता है? दो तरह की निमोनिया की वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। पहली वैक्सीन है जिसका कि नाम है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, PCV13 इसको कहा जाता है। दूसरी तरह की निमोनिया की जो वैक्सीन होती है वो है PPSV23 यानी कि न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन 23। इसका शेड्यूल रहेगा वो इस तरह से हर एक मरीज़ को लगवाना चाहिए। पहले PCV13 यानी कि न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन 13 वाली जो है, यानी कि 13 तरह के बैक्टीरिया से ये बचाती है, पहले ये लगानी चाहिए। इसके 12 हफ्ते के बाद, 8 से 12 हफ्ते का टाइम स्पैन रहता है, इसके 8 से 12 हफ्ते के बाद न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन PPSV23 जो है 8 से 12 हफ्ते के बाद लगाई जा सकती है। हालांकि कुछ गाइडलाइंस हमें ये भी बताती हैं कि हम 1 साल का अंतराल भी बीच में रख सकते हैं। दूसरी बात, एक और जो सवाल है मरीज़ हमसे अक्सर पूछते हैं कि क्या इन्फ्लुएंजा और निमोनिया की वैक्सीन एक साथ लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। इन्फ्लुएंजा वाली वैक्सीन और PCV13
दोनों को एक साथ लगा सकते हैं और उसके 12 हफ्ते के बाद हम PPSV 23 यानी कि पॉलीसैकेराइड वैक्सीन 23 लगा सकते हैं, या फिर 1 साल का अंतराल भी हम रख सकते हैं। 2 तरह की निमोनिया की वैक्सीन लगाना क्यों ज़रूरी है? ऐसा देखा गया है स्टडीज़ के अंदर कि PCV 13 यानी कि कंजुगेट वैक्सीन 13 लगाने के बाद जब पॉलीसैकेराइड वैक्सीन दूसरी वाली लगाई जाती है तो इसकी इफ़ेक्टिवनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है, मरीज़ों के लिए और ज़्यादा कारगर और ज़्यादा अच्छा काम करती है। इसीलिए ये वैक्सीन इसी शेड्यूल में लगानी चाहिए। याद रखें कि जो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन हम लगा रहे हैं PCV 13 वैक्सीन, ये सिर्फ लाइफ टाइम में एक ही बार लगेगी। और जो BPSV 23 की हम बात कर रहे हैं, न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन 23, जो कि PCV 13 के 12 हफ्ते के बाद हम लगाने की बात कर रहे हैं, वो अक्सर मरीज़ों में 5 साल में एक बार लगाई जाती है। तो आपको ये जानकारी ज़रूरी है कि सिर्फ कोरोना वायरस की वैक्सीन ही नहीं है जो कि आपको अलग अलग तरह की बीमारियों से या वायरल निमोनिया से बचाएगी। अभी जो वायरल वैक्सीन्स उपलब्ध हैं उनको भी लगवाना उतना ही ज़रूरी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपका दोस्त डॉक्टर अंकुश इजाज़त चाहूँगा आपसे आज के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच।